गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डिप्लोमेटिक आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछले क्लास में बात किए थे कि पुर्तगाली कंपनी का योगदान क्या रहा भारत में और उसका पतन का क्या कारण था। तो यहाँ पर एक लेक्चर मैं आज देखूँगा कि जो यहाँ पर यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था तो उसमें बहुत सारी कंपनी आए थे। तो उसमें बहुत सारी ये 4-5 जो कंपनी थे, इसमें आपका पुर्तगाली था, डच था, अंग्रेज़ है, डैन है, जो भी है यहाँ पर। तो हम ये देखेंगे कि ये सारे कंपनी के आने से परिणाम क्या निकला। यहाँ पर हम कोई एक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम पुर्तगाली या ब्रिटेन या डच या डैन या फ्रांसीसी की बात नहीं कर रहे। हम ये बात करें कि पूरी यूरोपीय कंपनी के आगमन से क्या परिणाम पड़ा भारत पर। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको आप कुछ शॉर्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि इसके आने से क्या परिणाम पड़ा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि कंपनियों के भारत आने से अनेक परिणाम यहाँ पर देखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो पहले हमारा वस्तु था, खासकर भारत का जो अपनी वस्तु थे, वह एक क्षेत्रीय पहचान लेकर बैठी हुई थे। लेकिन भारत यूरोपीय कंपनियों के आने से जो हमारी वस्तुओं की डिमांड थी, उसकी पहचान का एक तरह से वैश्वीकरण होना प्रारंभ हो गया, जिसके कारण भारतीय वस्तुओं का पहचान दूसरे देशों में होने लगा था। एक तो ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि ये फ़ायदा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि यूरोपीय कंपनी आते हैं तो उसमें बहुत सारे जो आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं, पुलिस व्यवस्था की बात करते हैं, सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं। तो ये सब कहीं न कहीं भारत में जो विकास हुआ है, किसके कारण हुआ है? यूरोपीय कंपनी के आगमन के कारण ही विकास हुआ है। उसके बाद और अगर इसके परिणाम की बात करें तो यूरोपीय कंपनी बहुत सारे नवीन फसलों को लेकर आए थे। जैसे कि हम पुर्तगाल में बात कर रहे थे, आलू हो गया, मक्का, टमाटर, अनानास, ये सब कहीं न कहीं यूरोपीय कंपनी के आगमन के कारण ही हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि यूरोपीय कंपनी के आने से हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन भी है, वह काफ़ी, उस पर भी काफ़ी प्रभाव डाला है। भारतीयों का रहन सहन, खान पान, चिंतन, विचार, शिक्षा आदि में नवीन परिवर्तन हुआ है। तो यूरोपीय कंपनी के आगमन से बहुत सारे भारतीय समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, संस्कृति पर, हर एक सेक्टर में ये इसने प्रभावित किया है। तो इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट में है तो लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा लिखिएगा इसको। लिखिए, कंपनियों के भारत आने से कालयुग में अनेक परिणाम उत्पन्न हुए। जैसे जैसे में पहला पॉइंट लिखिएगा, भारत में आधुनिक व्यावसायिक भारत में आधुनिक व्यावसायिक संगठनों का उद्भव हुआ। देश एवं दुनिया के मंडियों से भारतीय व्यापार का जुड़ाव कायम हुआ। यानी पहले भारत के अंदर होता था, लेकिन अब ये जो व्यापार है अब कहाँ से हो गया? सीधे यूरोप से जुड़ गया। यानी कि ये भारत का एक तरह से कहते वस्तुओं का क्या हो गया? वैश्वीकरण दिखाई देता, वैश्वीकरण हो गया है। सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा, राजनीति एवं प्रशासन के क्षेत्र में राजनीति एवं प्रशासन के क्षेत्र में अनेक नवीन बदलाव हुए। नवीन बदलाव हुए जैसे विधि का शासन, आज भी हम देख रहे हैं। ये सब कहाँ से आए हैं? ये सब कंपनियां धीरे धीरे कर, तो आगे हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत का जो संविधान का डेवलपमेंट हुआ, तो हम उसमें ब्रिटिश की पूरी सिलसिला को देखने की कोशिश करेंगे। विधि का शासन,
आज जो हम आधुनिक न्यायपालिका की बात कर रहे हैं तो इन्हीं का दिया हुआ है। आज हम लोकतांत्रिक, तो लिखिएगा विधि का शासन, कोमा आधुनिक न्यायपालिका, लोकतांत्रिक व्यवस्था, पुलिस एवं सैन्य व्यवस्था आदि का भारत में विकास हुआ। थर्ड पॉइंट में लिखिएगा यूरोपीय द्वारा भारत में कई नवीन फसलों जैसे आलू, मक्का, टमाटर, अनानास आदि को लाया गया। इससे कृषि का विविधीकरण हुआ। इससे कृषि का विविधीकरण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर भी कंपनियों के आगमन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। भारतीयों के रहन सहन, खान पान, चिंतन, विचार, शिक्षा आदि के क्षेत्र में नवीन परिवर्तन हुए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये 2-3 पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिए और बाकी बात चीज़ को यानी एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में जो एक पुनर्जागरण की सिलसिला है, एक नवीनीकरण, एक आधुनिकीकरण की शुरुआत कर सकते हैं, जो आज हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं, उसकी कहीं न कहीं शुरुआत यूरोपीय कंपनी के आगमन के बाद ही दिखाई देता है। तो ये सब क्या कर सकते हैं कि यूरोपीय कंपनी के आगमन का परिणाम है जो आज हमें दिखाई देता है। तो ये सब एक कर सकते हैं कि बेनिफिट है यूरोपीय कंपनी के आगमन से। तो ये सारे चीज़ को थोड़ा सा हम देखने की कोशिश किए हैं। यहाँ पर एक लेक्चर हमारा बचा हुआ था कि पुर्तगाली एवं हिंद महासागरीय व्यापार एवं नियंत्रण, यानी कहने का मतलब होता है कि जो अब हम पुर्तगाली पढ़ रहे थे तो पुर्तगाली कैसे हिंद महासागर या हिंद महासागरीय व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। तो हम पहले बात कर रहे थे कि ये जो आपका भारत है, ये आपका श्रीलंका है, आप ये आसियान कंट्री के बारे में भी जानते होंगे। तो पुर्तगाल जो था ये पूरे क्षेत्र पर इन्हीं का कब्जा था। तभी हम जस्ट बात किए थे कि इन क्षेत्रों में अगर किसी यूरोपीय कंपनी का जहाज़ अगर यहाँ से गुजरती थी तो उसे क्या होता था, पुर्तगाली से परमिट लेना पड़ता था। पुर्तगाली से परमिट लेना पड़ता था। अगर आपके पास नहीं है, परमिट नहीं है, तब तक तो उसी समय आपकी जहाज़ को लूट लिया जाता था। यानी कि अगर इस क्षेत्र में किसी को व्यापार करना है तो उसे क्या कर सकते हैं कि उसे पुर्तगाली कंपनियों यानी पुर्तगाली से आपको संरक्षण प्राप्त करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप
व्यापार इन क्षेत्रों में नहीं कर सकते। अगर मतलब इतना परमिट लेने की बात, इसका मतलब इस क्षेत्र में इसकी वर्चस्व थी, इसकी पकड़ थी, तभी तो इस तरह के ये जाल बिछाए हुए थे। तो इसी को ध्यान में रखकर हम इस चीज़ को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा थोड़ा सा, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्रों तथा जल संधियों पर नियंत्रण स्थापित किया। हिंद महासागरीय व्यापार को अपने लाभ के लिए नियंत्रण में लिया। इसके लिए उनके द्वारा कई तरीके अपनाए गए, कई तरीके अपनाए गए, यानी इस पूरे क्षेत्र पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए बहुत सारे नीति पॉलिसी चली थी। उसमें पहला बात कीजिए, पुर्तगालियों ने मेडागास्कर, याद होगा मेडागास्कर, अगर वर्ल्ड मैप को देखे होंगे तो ये आपका कहते ये आपका भारत है, तो ये आपका अफ्रीका है, तो अफ्रीका का ये कैप ऑफ गॉड है, इसी में आपका एक मेडागास्कर द्वीप है। और आपको पता है कि यूरोपीय कंपनियां इसी के माध्यम से होते हुए कहाँ भारत पहुंचे थे। देखिए, पुर्तगालियों ने मेडागास्कर, उसके बाद मेडागास्कर कोमा हॉर्मुज तट, जो फारस की खाड़ी कहते हैं, ये यहाँ पर है, ये वाला फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, द्वीप वही दमन द्वीप जो भारत का ये क्षेत्र है, द्वीप दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का, श्रीलंका आदि स्थानों पर नियंत्रण किया तथा इसकी किलाबंदी की। उनके पास हिंद महासागर से सटे क्षेत्रों में लगभग 50 दुर्ग थे, 50 दुर्ग, यानी कि इस पूरे क्षेत्र में, तथा 100 जहाज़ों का एक बेड़ा था जो समुद्र में उन्हें सुरक्षा तथा एकाधिकार देता था। यानी 100 जहाज उस समय समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 50 दुर्ग, ये सारे दुर्गों पर इसका क्षेत्राधिकार था। जिस रूट से सारे व्यापारी गुजरते थे, उस सारे रूट पर क्या था, इसका जहाज एक अधिकार था। सेकेंड पॉइंट लिखिए, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जारी की। कल भी पिछले क्लास में बात किए थे। उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जारी की, जिसका अर्थ था समुद्र में खुद को मजबूत बनाना। लगभग सभी पुर्तगाली गवर्नरों ने, पिछले क्लास में हम गवर्नर की भी बात किए थे, पुर्तगाली गवर्नरों ने इस नीति का पालन किया। इसके कारण उन्हें भूमि पर भी बढ़त हासिल हुई। थर्ड पॉइंट, पुर्तगाली स्वयं को समुद्र का स्वामी मानते थे।
अतः उन्होंने हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए कार्टेज, वही बात कर रहे थे, परमिट जारी किया। गोवा के उनके मुख्यालय से परमिट खरीदना होता था। देखिए गोवा इसका मुख्यालय था, पूछा जाता है फिर। परमिट खरीदना होता था। कोई भी जहाज बिना परमिट के हिंद महासागर में व्यापार नहीं कर सकता था। उल्लंघन करने पर वे जहाज़ों की मनचाही तलाशी लेते थे, उसे कब्जे में ले लेते थे, यहाँ तक कि उस पर सवार स्त्री पुरुष को गुलाम बना लिया जाता था। आप इस बात से भी अनुमान लगा सकते हैं कि मुगल बादशाह अकबर तक पुर्तगालियों से परमिट लेनी पड़ी थी। यानी अकबर जो महान जिसको बोलते अकबर जिसकी पूरी भारत पर एक साम्राज्य थे, अकबर को भी पुर्तगाली से परमिट लेना पड़ता था। अब समझ सकते, यानी कि कहा था कि मुगल वंश का जो पिक पॉइंट है वह अकबर था। जब इतने बड़े शासक को पुर्तगाली को यहाँ से परमिट लेना पड़ता है तो आगे आप कल्पना कर सकते हैं कि इसकी कितनी वर्चस्व थे। नेक्स्ट, वे काफिला के माध्यम से समुद्री व्यापारिक जहाज़ों को संरक्षण भी देते थे। समुद्र में जहाज़ों का एक कारवां चलता था। उनकी रक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में बड़ा पुर्तगाली बेड़ा होता था। इससे समुद्री डाकुओं से सुरक्षा मिलती थी। इसके बदले वे शुल्क तथा चुंगी लेते थे। यानी कहने का मतलब है, अगर आप पुर्तगालियों से परमिट ले लिए तो अगर आपका जहाज़ है तो आपके जहाज़ के आगे पीछे पुर्तगाली जहाज़ होती, यानी कि आपकी जहाज़ का संरक्षण मिलता था। और ये अगर कोई भी समुद्री लुटेरे होते थे तो उससे ये पुर्तगाली कंपनी की जो बेड़ा होती थी जहाज़, वो आपकी रक्षा करते थे। यानी कि ये सेवा के बदले आपसे क्या लेगा, शुल्क लेगा, कुछ टैक्स लेगा। और ये भी इसके लिए क्या होता था, एक कमाई का बहुत बड़ा जरिया था। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने अपने जहाज़ों को नवीन तकनीकों से सुसज्जित किया। उस पर बड़ी बड़ी बंदूकों तथा तोपें लगाई। उनकी नौसैनिक श्रेष्ठता काफ़ी अधिक थी। किसी भी एशिया देश की नौसेना उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। फलतः समुद्र में एकाधिकार स्थापित करने में मदद मिली। तो ये इसका एक अपना इस क्षेत्र पर एक अपना दबदबा था। एक छोटा सा लेक्चर यहाँ पे ये जानिएगा, पुर्तगाली आखिर पुर्तगाली का हिंद महासागरीय क्षेत्र में उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से ये काम करते थे। उद्देश्य तो पहला लिखिएगा,
पूर्वी देशों के व्यापार, इसका मुख्य उद्देश्य अगर इस पर कब्जा होगा तो ऑटोमेटिक है जो पूर्वी देश खासकर भारत के व्यापार पर उनका क्या हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा और उससे हम लाभ कमा सकते हैं। तो पहला लिखिएगा, पूर्वी देशों के व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त करना। इसका मेन उद्देश्य था इन क्षेत्रों पर कब्जा करने का कि पूर्वी देशों के व्यापार खासकर भारत से अधिक लाभ प्राप्त करना। दूसरा, वेनिस जिसको आप इटली कहते हैं, जो कि अभी देख रहे हैं कोरोना के चपेट में है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कि इटली को कहा जाता है कि विश्व की पहली दूसरी स्वास्थ्य सेक्टर में इसका योगदान है, लेकिन आज उसकी स्थिति आप काफ़ी गंभीर है। देखिए, वेनिस मतलब इटली एवं अरब के व्यापारियों को हिंद महासागरीय व्यापार से अलग करना तथा खुद का नियंत्रण करना, इसके लिए उन्होंने महत्वपूर्ण केंद्रों पर नियंत्रण किया तथा नौसेना को मजबूत किया। नेक्स्ट, पूर्वी क्षेत्रों में उनके आने का एक उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रसार करना भी था। उन्हें पोप से इजाज़त मिली थी कि उत्तर मासा अंतरीप से पूरब वे जितना चाहे प्रसार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें धर्म का प्रसार करना था। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो फिर हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर फिर से लेकर आएंगे, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमें छोटे छोटे वीडियो बनाने पर मजबूर हो रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में ग्रामीण स्तर पर इंटरनेट की काफ़ी जो गति है धीमी होने के कारण कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो पाती है। इस कारण मैं छोटे छोटे क्लिप्स में अपनी लेक्चर को रख रहा हूँ। इससे आप नज़रअंदाज करके रखें और जो भी हम मटेरियल दे रहा हूँ उसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं।